बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारे पास जो है अगला टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस जो है हमारे पास ये इस वक्त हमें करना है। ठीक है, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट कि हम कंप्लीट नहीं कर रहे बल्कि स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस हमारे सामने आप देख सकते हैं कि इसमें लास्ट टाइम हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा था जो कि पेज नंबर 21 और 23 पर था, और आखिरी टॉपिक अब हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स जो कि पेज नंबर 27 से 29 तक चल रहा है। ठीक है जी, सो ये पेज नंबर 27 है। चलिए जी, जब आप एल्गोरिथम बनाते हैं या कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें 100% जो है वो हम श्योर कभी भी नहीं हो सकते कि जी मैंने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एरर्स तो हर वक्त आ सकते हैं। एक्सपर्ट आप माहिर भी हो जाएं अगर किसी काम में, तब भी आपकी गलतियां और एरर आने के चांसेस रहते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, सो कह रहा है इफ एन एल्गोरिथम इज फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, अगर कोई एल्गोरिथम आपका वेरिफिकेशन के दौरान फेल हो जाता है, देन इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट काज ऑफ फेलियर। तो आपको जड़ को पकड़ना पड़ेगा कि एरर प्रोड्यूस कहां से हो रहा है। ठीक है, एंड देन टू करेक्ट इट, और फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं। सो समटाइम्स द एरर इज लॉजिकल, लेकिन कभी कभार ऐसा एरर आता है कि जो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसकी वन ऑफ द एग्जांपल है जी लॉजिकल एरर, क्योंकि लॉजिकल एरर सबसे डिफिकल्ट एरर होते हैं लोकेट करने के हिसाब से, क्योंकि इसमें आप कोई सिंटैक्स ब्रेक नहीं करते, इसमें आपको ऐसा नहीं होता कि आंसर ना मिले, इसमें आपका आंसर भी आ रहा होता है पर आंसर गलत आ रहा होता है। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। समझ में आ गई? लॉजिकल एरर इसीलिए मुश्किल होते हैं कि बाकी जो दो टाइप के एरर है ना, एक सिंटैक्स एरर होते हैं, दूसरे रन टाइम एरर होते हैं, और तीसरी कैटेगरी ये है लॉजिकल एरर की। तो ये डिफिकल्ट होते हैं क्योंकि इनमें आपको बाकी दोनों टाइप्स में आपको आंसर ही नहीं मिलता, इसलिए आपको ऊपर से पता चल जाता है कि जी सोल्यूशन गलत है, लेकिन इसमें आपको आंसर मिलता है पर गलत मिलता है। ले जी, अब एरर्स को तलाश करने के लिए एक एग्जांपल हमारे सामने रखी जा रही है और उसमें से अब हम एरर्स को तलाश करेंगे। कह रहा है फॉर एग्जांपल टू रिक्रूट, रिक्रूट कहते हैं मतलब सिलेक्ट करना, सिलेक्शन को ही कहते हैं, स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम। हमारे पास जो है स्कूल की वॉलीबॉल टीम बनानी है और आपको पता है वॉलीबॉल के लिए हाइटेड जो है वो स्टूडेंट्स चाहिए, हाइटेड लड़के होते हैं। सो वी नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर, यानी इन दोनों के दरमियान जितने बच्चे हैं वो आ सकते हैं, मतलब जितने प्लेयर आए हैं उनकी हाइट अगर इनके बीच में होगी, अगर किसी की 144 होगी वो भी एक्सेप्टेबल है और 164 होगी वो भी एक्सेप्टेबल है, ना इससे ऊपर ना इससे कम हमें स्टूडेंट चाहिए। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट, तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को काउंट करने के लिए वी डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिदम। तो हमने एक एल्गोरिदम बनाया है, तो चेक करते हैं कि आया कि ये ठीक है या गलत है। एज वी ऑल नो दैट के हमेशा स्टेप्स जो हैं एल्गोरिथम हमेशा स्टेप फॉर्म में लिखा जाता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 इस तरीके से लिखा जाता है। तो स्टार्ट किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है, उसको स्टार्टिंग वैल्यू दे दी है 0। ठीक है, एक वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन लिया है, उसको स्टार्टिंग वैल्यू 0 दे दी है। सेट का मतलब है खुद से हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद सेट ऑल हाइट्स टू, यानी ऑल हाइट्स नाम का एक और मेमोरी लोकेशन लिया है हमने, और जितनी भी हाइट्स हमारे पास अवेलेबल थी, हमारे पास टोटल जो कैंडिडेट है वो 8 है, तो 8 लड़कों की हाइट जो है डिफरेंट जो भी हाइट है कॉमा लगा के उनको दे दी। ठीक हो गया? अब इनमें से हमने, ये तो हमारी इनपुट हो गई ना, अब इनमें से हमें क्या चाहिए, इनमें से हमें स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जो हमारे इस रेंज में फॉल करते हैं। ठीक है, तो अब इस पे हमने जो है कंडीशन लगाई है, इफ, अगर डिसीजन है ना, डिसीजन स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144। ठीक है, कि हाइट अगर 144 से ज्यादा है एंड हाइट इज लेस देन इक्वल, और वो बराबर हो या कम हो 164 के, ये हमारी रेंज बन गई। ठीक है, देन सेट काउंट टू, तो क्या करो, काउंट में काउंट +1 कर दो, यानी काउंट की जो हमने स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी है उसमें एक ऐड कर दो। जब जब तुम्हें इन इन इस रेंज के बिटवीन कोई भी हाइट जो है वो मिले तो काउंट की वैल्यू में एक ऐड कर दो हर बार। ठीक हो गया? तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि ये 8 को चेक किया जाएगा नहीं। ठीक है ना, और आउटपुट काउंट, और उसके बाद जो भी इस स्टेप के बाद काउंट की वैल्यू होगी वो हम स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे और स्टॉप कर देंगे। ठीक हो गया? तो ये एक एल्गोरिथम है और इसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी गई है, खुद से जान के एरर डाला गया। ठीक है, मुझे तो पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इसके अंदर थोड़ा सा सोच लें, उसके बाद आंसर मैं आपको दे देता हूं।
कह रहा था above algorithm works but does not count all students. काम तो कर रहा है लेकिन सारे स्टूडेंट्स नहीं तलाश किए उसने. There is a deliberate error on step 5. इस स्टेप में जानबूझकर एरर डाला गया है. वो मेरा ख्याल है अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा. तो स्टेप नंबर 5 में डेलिबरेटली यानी जानबूझकर डाला गया. द सिंबल ग्रेटर देन हैज बीन यूज्ड. खाली ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया गया, हालांकि सिंबल यूज किया जाना चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल, यानी कि 144 को भी इंक्लूड होना चाहिए. हालांकि हमने इंक्लूड यहाँ पे बस जस्ट एक लाइन लगानी है तो ये ठीक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसमें आप इस वक्त आप कह रहे हैं कि 144 से ऊपर जितनी हाइट है वो चाहिए हमें. 144 को निकाल दिया आपने बीच में से. ठीक है, तो ये हालांकि हमारे क्वेश्चन में था कि 144 इंक्लूडेड है, तो ये हमने जानबूझ के डाला है जी. तो कह रहा है सो द स्टूडेंट्स हैविंग हाइट 144 सेंटीमीटर विल नॉट बी काउंटेड. सो दिस इज द लॉजिकल एरर. ये एक लॉजिकल एरर बनता है. वी कैन आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ एरर यूजिंग अ ट्रेस टेबल. तो इस तरह के एरर जो हैं वो आप ट्रेस टेबल एक मेथडोलॉजी है उससे, या एक टेक्निक है उससे आप इसको निकाल सकते हैं. तो ट्रेस टेबल के बारे में आते हैं, जिसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं. डेफिनेशन आ सकती है पेपर में और इसका शायद लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है. कह रहा है ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक. क्या है? एक तरीकाकार है. यूज टू टेस्ट एल्गोरिदम्स. एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेक श्योर, इस बात को यकीनी बनाने के लिए, दैट नो लॉजिकल एरर्स अकर व्हाइल द एल्गोरिदम इज बीइंग प्रोसेस्ड. कि मतलब कि कोई लॉजिकल एरर नहीं आएगा जब ये एल्गोरिदम चलेगा. ठीक है. सो द टेबल यूजुअली टेक्स द फॉर्म ऑफ मल्टी कॉलम एंड मल्टी रो टेबल. बेसिकली आपको एक टेबल बनाना है और उसके अंदर ढेर सारे कॉलम और ढेर सारे रॉ बनाने हैं, लेकिन वो ढेर सारे मुराद है आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने चाहे बना सकते हैं. कॉलम किसे कहते हैं? वर्टिकल को. ये जो वर्टिकल ये सारे क्या है? ये कॉलम है. और रॉ जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है. ठीक है. विद ईच कॉलम शोइंग नेम्स ऑफ डाटा. कॉलम में आपने डाटा रखना है एंड ईच रो शोइंग द वैल्यूज. और रो के अंदर आपको आपकी वैल्यूज मिलेंगी ऑफ द डाटा एट ईच स्टेप. ठीक हो गया. सो टेबल नीचे दिखाया गया, शोज अ ट्रेस टेबल फॉर द एल्गोरिथम प्रेजेंटेड इन. जो ऊपर आपने एल्गोरिथम बनाया है उसके लिए ये ट्रेस टेबल बनाया गया है. मतलब ट्रेस टेबल की मदद से एल्गोरिथम के अगर अंदर कोई लॉजिकल एरर है तो वो खुद ही निकल आएगा. कह रहा था ब्लैंक मींस देयर इज. अब सवाल ये है कि कुछ टर्मिनोलॉजी होती है हर काम की, इसके अंदर भी कुछ चीजें यूज की गई हैं तो उनके बारे में वो डिस्कस कर रहा है. ब्लैंक जहां पे खाली छोड़ा गया उसका मतलब क्या है? यानी ये जो डैश डैश लगाई गई है इसका मतलब क्या है? देयर इज नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं है. एंड डैश डैश मींस दैट अ वैल्यू इज नॉट कंसर्न्ड. सॉरी, ब्लैंक का मतलब है कि बॉक्स ही खाली छोड़ दिया उसने, कुछ ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं डाला गया, तो उसका मतलब है चेंज कोई नहीं है. और डैश डैश का मीन है कि आपसे रिलेटेड वो वैल्यू नहीं है. डैश डैश जहां पर आएगा उससे मुराद ये है कि आपको जो रिक्वायर्ड नंबर है वो उसमें नहीं आ रहा. तो क्लियर होगी बात जी. इन द फॉलोइंग टेबल स्टेप 1 हैज नो इफेक्ट. ले जी, अब हम आते हैं इसके अंदर. अब जरा टेबल पे गौर करते हैं. टेबल आई होप आप लोगों को नजर आ रहा होगा जी. जरा टेबल के ऊपर अगर हम गौर करें जी, गौर कीजिएगा. स्टेप 1 में क्या किया? कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आपको एक नज़र टेबल पे रखनी है और एक नज़र जो है अपने एल्गोरिदम पे रखनी है. काउंटिंग कुछ नहीं हुई पहले, क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है ना. ये स्टेप 1 जो आपने एल्गोरिदम का बनाया है तो हमें बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता. स्टेप 1 में आपने क्या किया? स्टार्ट किया. और स्टेप 2 में आपने काउंट इक्वल टू 0 किया है. तो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 में तो कोई काम नहीं हो रहा. क्लियर होगी बात जी. तो वही वो बता रहा है कि यहाँ पर काउंटिंग थी नहीं. यहाँ पे तो आपने स्टार्ट किया, उसके बाद काउंट की वैल्यू आपने 0 कर दी है और हाइट्स अभी आपको नहीं मिली. और जो आपकी हाइट है, जो मतलब कंसर्न्ड हाइट है, वो भी नहीं मिली. उसके बाद आ गया यहाँ पर काउंट, फिर 0, मतलब ब्लैंक का मतलब है 0 ही है. ठीक है ना. यहाँ पर ये 0 किया तो अभी इस पर कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई. अब यहाँ पर हमने ऑल हाइट्स दे दी और उसके बाद अभी चेक किया ही नहीं. तीसरे स्टेप में 4 स्टेप से कहानी स्टार्ट हो रही है. ठीक है. काउंट की वैल्यू अभी नहीं बढ़ी. ठीक है ना. अभी वो वैल्यू हमारे सामने एंटर हुई है. 154 वैल्यू पहली हमें मिली है जो कि ये ऊपर दिखाई गई है, लेकिन ये वो वैल्यू है पहली जो कि यहाँ पर आई है. जब ये वैल्यू इनपुट हुई, क्योंकि एक एक करके वैल्यूज आनी है ना, तो काउंट की वैल्यू एक ऐड यानी 1 हो गया उसके अंदर प्लस, और काउंट की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि 0 में 1 प्लस करें तो 1 नहीं होता है. क्या 154 पे इसको 1 होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि हमारी रेंज क्या है? 144 और 164. अब इसको आपने याद रखना है. आपकी जो रेंज है 144 और 164 दोनों इंक्लूडेड है. इनके बीच में ही है ना 154, तो यकीनन काउंट होना चाहिए. बिल्कुल ठीक हो गया.
चलें जी, काउंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर चूँकि वो अगले 5वें स्टेप में उसने पकड़ लिया ना, तो ये खाली छोड़ा उसने। फिर 4 स्टेप रिपीट होगा, अगेन 4 स्टेप में बार-बार वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं, ठीक है? अब आप गौर करें 4, 5, 4, 5, 4, 5 ये स्टेप चलते रहेंगे, क्योंकि जब-जब वैल्यू आएगी वो रेपिटिशन लगी हुई है ना, लूप लगा हुआ है। 8 वैल्यू एक-एक करके आ रही हैं। 140 आया जी, क्या 140 हमारी रेंज में है? बिल्कुल नहीं है, तो काउंट की वैल्यू वही रही, 1 ही रही, ठीक है? अगेन अब 155 आया तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई, उसमें 1 प्लस हो गया, क्यों? क्योंकि रेंज में आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद 164 आई है, तो फिर काउंट की वैल्यू में 1 प्लस हो गया क्योंकि 164 भी हमारी रेंज में है, ठीक हो गया। उसके बाद 144 आया, ज़रा गौर करें, 144 आया और अभी भी इसकी वैल्यू जो है 3 ही है, ठीक है? अब यहाँ पे ये एरर आ रहा है, क्योंकि 144 हमें ऐड करवाना था, लेकिन उसने यहाँ पर अभी आपका चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने 144 को निकाला हुआ है बाहर, तो इस पे ये 3 ही रहा। ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये एरर डेलिबरेटली हमने डाला है ना, तो इस वजह से उसने तो एल्गोरिदम को चेक करा, तो 144 पे भी 3 रही वैल्यू। 166 आया, तब हमारी वैल्यू जो है 166 पर 4 हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। क्यों हुई 4? सवाल है, क्योंकि हमारी रेंज तो आप अगर अपने रेंज पे आए, हमारी एंडिंग वैल्यू 164 है, ठीक है? ये 164 से लेस या उसके बराबर रहेगा तो काउंट जो है काउंट में +1 करेगा। तो ये यहाँ पर इसको उसने ऐड कर दिया है, व्हिच इज आई डोंट नो क्यों किया है। अच्छा जी, तो 166 जो है उस पे उसको 3 रहना चाहिए था। बहरहाल अभी देखते हैं कि क्या कर रहा है ये। 166 पर इसने 4 कर दिया, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। 160 आया, 1 प्लस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उसके बाद 143 आया, 143 आया, तो भी ऐड नहीं होना चाहिए, तो 5 की 5 रही। तो एक्चुअली मेरा ख्याल है ये मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पर इसको जो है 4 यहीं पर हो जाना चाहिए था, तो आप इसको ठीक कर लें। ये यहाँ पर जो एरर मैंने उसका पकड़ा है, आप देख सकते हैं कि ये मिस्टेकनली इसने कर दिया। इसको आप ठीक कर लें अपने पास। मेरा ख्याल है वैसे आप लोगों को लास्ट टाइम ही मैंने करवाया था कि इट इज़ एन एरर, शायद आप लोगों को याद हो कि यहाँ पर 4 हो जाना चाहिए। लॉजिकल बात है ना, हम जिस तरीके से चल रहे हैं कि 44 हमारे हिसाब से, क्योंकि वो एल्गोरिदम को तो देख रहा है, लेकिन एल्गोरिदम में यहीं पे तो एरर आया। सो हमारे पास आप देखें 5 तक वो चीज़ आ गई है, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, नीचे नहीं, उसकी एक्सप्लेनेशन ऊपर दी है उसने। ऑलराइट जी, सो गौर कीजिएगा, कह रहा है स्टेप 2 स्टेप 4 जो है देयर इज नो चेंज इन बोथ काउंट एंड, यानी शुरू से आ रहा है, बट द डाटा 154 इज स्टोर्ड इन हाइट, सो इट इज कंपेयर्ड इन स्टेप 5 एंड देन द वैल्यू इज इन काउंट इज एप्टेड, यानी वैल्यू उसकी स्टेप 5 में बढ़ती चली जाएगी। इफ द डाटा इज इन गिवन रेंज, यानी कि ट्रेस टेबल ने आपकी वैल्यूज सही निकाल दी, ठीक है? ट्रेस टेबल ने क्या किया, आपको बिल्कुल ठीक वैल्यूज निकाल के दे दी है, लेकिन वो फिर भी गलती कहीं ना कहीं कर गया। तो गलती मैंने आपको बता दी, ये गलती कहाँ पे हुई है, बता दी ना मैंने आपको गलती, ये एरर यहाँ पे, ठीक है जी? ये इसको ठीक कर लीजिएगा कि 5, और आप सीधी सी देख लें यहाँ से आपके सामने ये 8 वैल्यूज हैं, इनमें से जरा अपने दिमाग से काउंट कर लें, क्योंकि यहाँ तो कम वैल्यूज है ना, क्योंकि एग्जांपल आपको समझाने के लिए थी। अदरवाइज रियल वर्ल्ड में तो बहुत ज्यादा आपके पास इनपुट्स होंगी, इनके लिए ट्रेस टेबल बहुत हमारी मदद करेगा। सो 154 एक हो गया, 140 नहीं होना चाहिए। 155 2 वैल्यूज हो गई, 164 3 हो गई, 144 4 हो गई, और ये नहीं है, ये आएगा 5, तो 5 वैल्यूज होनी चाहिए। 144 नहीं है, 166 और 140, ये 3 नहीं है हमारे पास, तो 5 ही आना चाहिए हमारा आंसर, तो 5 आ गया है। बट ये चेंज है, इसको जरा आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो अब आते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ, जो अगला टॉपिक इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, आखिरी टॉपिक है मेरा ख्याल है इस चैप्टर का, उसको भी कवर करते हैं। ले जी, यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए अगर आप इनवैलिड डाटा यूज करते हैं तो क्या होगा? पेज नंबर 29 हमारा इंक्लूडेड है ना, इसलिए हमें इसको देखना पड़ेगा। कह रहे टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स दैट एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स। जी, आपने एक एल्गोरिदम बनाया है और आप उसके अंदर हमेशा सही वैल्यू एंटर कर रहे हैं, बार बार मुख्तलिफ वैल्यूज कर रहे हैं, पर वो रेंज में है। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई ना। अगर गलत वैल्यू पर हमारी अनएक्सपेक्टेड, यानी हमारी आउटपुट उसको पकड़ रहा है, हमारा जो सोल्यूशन है उसको भी पकड़ रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो फिर हमारा जो है ना सोल्यूशन वो वाकई में ठीक होगा। यानी आप सीधी सीधी वैल्यूज दिए जा रहे हैं, वो ठीक काम किए जा रहा है। उल्टी वैल्यू देंगे तो चेक करेंगे ना कि क्या ये गलत वैल्यू को भी डिटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर रहा। तो इनवैलिड डाटा देकर भी टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो ये चीज वो बता रहा है जी।
सो कह रहा है जी, टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स, इस बात को यकीनी बनाता है अगर आप टेस्टिंग करते हैं इनवैलिड डाटा से, दैट एल्गोरिदम कैन ग्रेसफुली हैंडल अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट, यानी कि आपने ये सिचुएशन रखी हुई है कि उल्टा सीधा डाटा आए तो उसको किस तरीके से टैकल करना है. सो इफ एन एल्गोरिदम रिक्वायर्स योर एज इन नंबर ऑफ डेज बट यू गिव डेट ऑफ बर्थ एज इनपुट, यानी आपसे एक एल्गोरिदम कह रहा है, मतलब एक एल्गोरिदम है सपोज करें, और उसमें नंबर ऑफ डेज उसने मांगे, लेकिन आप उसको डेट ऑफ बर्थ दूसरे तरीके से दे रहे हैं एज इनपुट, देन द एल्गोरिदम मे नॉट वर्क प्रॉपरली, तो तब उसको सही काम करना नहीं चाहिए, और वो वाकई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बना ही नहीं है उसके लिए. सो द पर्पस ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा इज टू डिटेक्ट सच सिचुएशन. तो बेसिकली ये मकसद ही यही है इसका, इनवैलिड डाटा एंटर करके, ताकि हम पकड़ सके. सो इन दिस केस एरर मैसेजेस आर शोन एज आउटपुट, तो आउटपुट में आपको जो है मैसेज आ जाएगा, एरर मैसेज के भाई मैंने आपसे डेज में आपके जो है वो एज मांगी है, जबकि आप मुझे डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं. मोर ओवर दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प्स यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन, और उसके अलावा आप इस तरह की टेस्टिंग डिफरेंट आर्बिट्रेरी वैल्यूज एंटर करके आप अपने सोल्यूशन को मजीद बेहतर बना सकते हैं. ठीक हो गया जी. तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था बेटा जी. तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया. अगेन हमारी बुक जो है सेकंड टाइम भी फिनिश हो चुकी है. क्लियर होगी बात जी. इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं.